यह है इंडिया का सबसे स्मार्ट पॉडकास्ट द रणवीर शो हिंदी का क्लिप्स चैनल। झट झट से सीखते रहो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकॉन दबाओ। आज का टॉपिक है टॉप 10 माइंड ब्लास्टिंग स्टोरीज अबाउट एंशिएंट इंडिया। लोग कहते हैं कि हमारा देश सोने की चिड़िया के नाम से जाना जाता था। लोग कहते हैं कि हमारे एंशिएंट सिविलाइजेशंस में विमानों की बातें होती थी, विमान की डिस्कवरी हो गई थी, साइंटिफिक डिस्कवरीज हो गई थी। मैं ये चाहूँगा कि आपने जितना भी पढ़ा है इतने सालों में, आप हिस्ट्री पर पढ़ते रहते हो। सर का एक खुद का एक यूट्यूब चैनल है, वो प्लीज़ देख लो। मैंने भी आपकी डिस्कवरी आपके यूट्यूब चैनल से ही की, जब आपने गेंगिस खान पर एक वीडियो बनाया, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो था। और मैं चाहूँगा कि हर कोई वो वीडियो जाके देखे। पर अब सर आई वुड लाइक टू लेट यू चिप इन। जितना भी हिस्ट्री आपने आज तक पढ़ा है इंडिया के बारे में, आप वर्ल्ड हिस्ट्री भी पढ़ते हो, पर इंडिया के बारे में जो भी आपने पढ़ा है उसमें से टॉप 10 नगेट्स क्या है, टॉप 10 इन्फॉर्मेशन पीसेस क्या है। आई वुड लेट यू कैरी द एपिसोड सर। तो सबसे पहले इंटरेस्टिंग बात क्या है कि इंडियन सिविलाइजेशन कितना पुराना है। राइट अगर हम पढ़ते हैं हिस्ट्री तो हमें क्या मालूम पड़ता है कि बड़े बड़े सिविलाइजेशंस थे। ग्रीस था, रोम था, पर्शिया, चाइना एट्सेट्रा। ये सब सिविलाइजेशंस, फॉर एग्जांपल ग्रीस 3000 साल पुराना है, पर्शिया 3000 साल पुराना है, रोम 2500 साल पुराना है, चाइना 3-4 हज़ार साल पुराना है, इजिप्ट 5000 साल पुराना है। इंडियन सिविलाइजेशन कितना पुराना है? तो इसके लिए हमें हम दो चीज़ें देख सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जेनेटिक्स। तो हमारा जेनेटिक्स जो हमारे खून में है उसके थ्रू हम थोड़ा डिड्यूस कर सकते हैं हम कि हमारा जेनेटिक लीनेज, हमारा वंश कितना पुराना है, हमारे एंसेस्टर्स कहाँ से आए थे और कितने वर्षों से इंडिया में है। तो अगर हम जेनेटिक्स का स्टडी करेंगे, एक फील्ड है जेनेटिक्स का, पॉपुलेशन जेनेटिक्स। तो उससे हमें मालूम पड़ता है कि इंडिया का जो जेनेटिक लीनेजेस है, मेल दो टाइप के लीनेज होते हैं, मेल और फीमेल। ओके। तो इंडिया का जो मेल जेनेटिक लीनेज है वो इंडियन सबकॉन्टिनेंट में 55,000 ईयर्स से प्रेजेंट है। मेल फीमेल ये कैसे डिवाइड होता है? मतलब औरतों का अलग जेनेटिक लीनेज होता है? क्या होता है कि हमारे बॉडी के अंदर डीएनए है, उसको 23 क्रोमोसोम्स में डिवाइड किया गया है। अब उसमें एक क्रोमोसोम है जिसको बोलते हैं वाई क्रोमोसोम। ये फादर टू सन पास होता है। तो उसके अंदर जो म्यूटेशंस है वो हमारा पेट्रिलिनियल लीनिएज दिखाता है। और एक दूसरे किस्म का डीएनए है, इट इज कॉल्ड माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। वो मदर टू डॉटर पास होता है। तो उसको हम स्टडी करेंगे तो उसके हिसाब से हम फीमेल लीनिएज देख सकते हैं। और वो म्यूटेट होता है? हाँ, उसमें स्पेसिफिक म्यूटेशंस है, उसको हम स्टडी करेंगे कितने साल से म्यूटेशंस प्रेजेंट है। मतलब बायोलॉजिकली स्पीकिंग, मान लो आपका जो डीएनए स्टैंड है, अगर आप एक अपने सर से एक बाल निकालोगे या अपने स्किन का एक पीस ले लोगे, उसको और भी ज़्यादा ब्रेक डाउन करोगे, उसके अंदर डीएनए होता है। हाँ, उसके सेल्स के अंदर डीएनए होता है। और डीएनए के भी अलग अलग हिस्से होते हैं। Yes. 23 पार्ट्स होते हैं। हाँ, ठीक है। और मान लो जो मेल डीएनए होते हैं, मतलब जब कि कोई मान लो किसी ने सेक्स किया है और सेक्स करने के बाद वो एक एग फर्टाइल हो चुका है, एक एग फर्टिलाइज हो चुका है, फर्टिलाइज हुआ है। यस। तो फर्टिलाइज होने के बाद लाइफ का पहला स्टेप है कि इसमें एक्स क्रोमोसोम जाएगा। स्पर्म में XY होता है और एग में XX होता है। ओके। अब उसका कॉम्बिनेशन कैसा होता है? अगर XY होता है तो मेल होगा, X ऑफस्प्रिंग वो फीमेल होगा। ये दो चीज़ों में से एक चीज़ हो सकती है कि डबल एक्स हो सकता है या XY हो सकता है। हाँ, अभी जो XY है, अगर आप वो फर्टिलाइजेशन में XY हो तो आप एक आदमी बन जाओगे, और XX पुरुष बन जाओगे। और अगर XX हुआ तो आप औरत बन जाओगे। यस। पर वो जो XY है वो आप डायरेक्टली अपने पिताजी से इनहेरिट करेंगे। और वो अपने पिताजी से इनहेरिट करेंगे, उसमें जो भी म्यूटेशंस है। मतलब जो आपके पिताजी की चेन है, आपके पिताजी, आपके दादा, आपके परदादा, हाँ, वो डायरेक्टली टॉप तक जाता है, मतलब ओरिजिनल सोर्स। हाँ, तो ओरिजिनली किस टाइम पर वो म्यूटेशन ओरिजिनेट हुआ वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं, उसके प्रोसेसेस हैं। और फीमेल साइड का क्या मतलब? फीमेल साइड में क्या होता है कि एक माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए होता है जो सिर्फ फीमेल्स में होता है। तो वो पास होता है फ्रॉम मदर टू डॉटर। Okay. तो उसमें भी कुछ स्पेसिफिक म्यूटेशंस होते हैं जिसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितने साल पहले ओरिजिनेट हुए। ओके। इसलिए लोग कहते हैं, मतलब जैसे हमारे देश में गोत्र की बातें होती हैं। हाँ, यस। यही लॉजिक है कि आप, अगर कोई आपसे ये पूछा कि आपका गोत्र क्या है, तो आपने कहा कश्यप। हाँ। मतलब आपके पिताजी का भी गोत्र कश्यप है, उनके पिताजी का भी गोत्र कश्यप है। बट
जब आप एक औरत से गोत्र के बारे में पूछोगे तो वो गोत्र अकॉर्डिंग टू मैरिज चेंज हो जाता है हाँ, कि yes. गोत्र वाई क्रोमोसोम के बारे में वाई क्रोमोसोम से रिलेटेड होता है. हाँ. Am I right? यस, Okay. इट इज अ पैट्रिलिनियल लीनियज, गोत्र. Okay. लेकिन जेनेटिक्स में मैट्रिलिनियल लीनेजेस भी होते भी हैं. होते हैं. Okay. Yes. Now sir, I'll let you continue. ठीक है. सो अगर हम ये एनालिसिस करते हैं इंडिया में तो एक लीनियज है जिसको बोलते हैं हैप्लोग्रुप एफ. Okay. ये पैट्रिलिनियल लीनियज है. उसका टाइम ऑफ ओरिजिन है 55,000 ईयर्स अप्रोक्सीमेटली. मतलब तब स्टार्ट हुआ था. यस. एंड दिस लीनियज, ये जो लीनियज है हैप्लोग्रुप एफ, ये पूरे दुनिया में मोर देन 90% ऑफ मेल्स का एंसेस्ट्रल लीनियज है. Okay. सो मोर देन 90% ऑफ नॉन अफ्रीकन मेल्स. तो अगर आप यूरोप में जाएंगे तो उधर भी बहुत सारे लोग मिलेंगे मेल्स जिनका एंसेस्ट्रल लीनियज ये हैप्लोग्रुप एफ है. मतलब इंडिया में ओरिजिनेट हुआ. और ये इंडिया में ओरिजिनेट हुआ है. सो आउट ऑफ अफ्रीका के बाद आउट ऑफ इंडिया एक्सपेंशन हुआ था अप्रोक्सीमेटली 55,000 ईयर्स अगो. और अगर आप मैट्रिलिनियल लीनेज को देखेंगे तो दो हैप्लोग्रुप्स है, एम और एन. ये दोनों इंडियन ओरिजिन के हैं बिटवीन 55 एंड 65,000 ईयर्स अगो. एंड ऑलमोस्ट 100% ऑफ नॉन अफ्रीकन फीमेल्स इज इन लीनेजेस के डिसेंडेंट्स हैं. सर हिस्ट्री की बात की जाए ना तो हम अक्सर सिर्फ वेस्टर्न हिस्टोरियंस की बातें सुनते हैं. हाँ. और उनके बहुत फिक्स थियरीज होते हैं कि अब ये हुआ था, फिर उसके बाद ये हुआ था, फिर ये हुआ था. हाँ. पर अगर आप वाइडर हिस्ट्री पढ़ोगे, स्पेशली मॉडर्न हिस्टोरियंस की बातें पढ़ोगे, तो आपको फिर पता चलता है कि अरे ऐसे ऑल्टरनेटिव थॉट प्रोसेस भी, ऑल्टरनेटिव हिस्ट्री भी है. आई फील कि ये भी एक ऑल्टरनेटिव हिस्ट्री का पार्ट है जहाँ अब तक हमें कहा गया है कि जितने भी वर्ल्ड वाइड ह्यूमन माइग्रेशन हुए वो अफ्रीका से स्टार्ट हुए थे. हाँ. बट ये साइंटिफिकली अभी जो आप कह रहे हो, साइंटिफिकली अभी प्रूफ है कि नहीं, शायद इंडिया से भी एक माइग्रेशन हुआ. ये क्या है ना, जो इंडिया से ये हैप्लोग्रुप्स निकले हैं वो भी पहले उनके एंसेस्ट्रल हैप्लोग्रुप्स अफ्रीका से आए हैं. सो क्या हुआ था कि अप्रोक्सीमेटली 70,000 ईयर्स अगो अफ्रीका के बाहर एक माइग्रेशन हुआ था, आउट ऑफ अफ्रीका माइग्रेशन. यमन के आसपास वो हुआ था. अब ये जो कुछ हजार लोग के आसपास थे ये ईस्ट गए थ्रू द अरेबियन पेनिनसुला, इंडिया में आए, फिर इंडिया से पूरा एक्सप्लोजन हुआ आउट ऑफ इंडिया. सो ओरिजिनली जो इंडिया में थे वो भी अफ्रीका से ही आए थे. सो आउट ऑफ अफ्रीका थ्योरी इनकरेक्ट नहीं है. बट उसके बाद जो सबसे बड़ा पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इनटू ऑल डायरेक्शंस हुआ वो इंडिया से हुआ. मतलब मनुष्य मानव जाति का एक बड़ा हिस्सा इंडिया में एक्चुअली काफ़ी देर तक था, वहाँ से एक्सप्लोड होके हाँ. जापान गया, अमेरिका गया, रशिया गया, यूरोप गया. क्रेजी. पर सर क्या फिर हम ये मान सकते हैं कि जैसे लोग कहते हैं ना कि जब वहाँ यूरोप में स्टोन एज चल रहा था, यहाँ सिविलाइजेशन ऑलरेडी बन चुका था. ये सच है. ओके. सो अगर हम आर्कियोलॉजिकल रिकॉर्ड को देखें भारत का तो सबसे पुराना जो आर्कियोलॉजिकल साइट जो हमें मालूम है, जो हमें मिला है, वो हरियाणा में है. उसका नाम है भिर्रान्ना. उसका अगर हम कार्बन डेटिंग देखेंगे तो इट इज़ अबाउट 9,500 ईयर्स ओल्ड. ओके. और ये सो कॉल्ड हरप्पन ईरा का एक हिस्सा है. ठीक है. सो हरप्पन जो रीजन है वो अप्रोक्सीमेटली सप्त सिंधु रीजन है, पंजाब, अनडिवाइडेड पंजाब का रीजन है. पाकिस्तान भी इंडिया का ही हिस्सा था अंटिल 70 ईयर्स अगो. तो यहाँ पर इंडिया का सबसे एक्सटेंसिव सिविलाइजेशनल आर्कियोलॉजिकल अपने को एविडेंस मिलता है. सो एटलीस्ट 9,500-10,000 ईयर्स पुराना है. और अगर हम आर्कियोलॉजिकल आर्टिफैक्ट्स को देखते हैं, स्टैच्यूज को देखते हैं, कार्विंग्स को देखते हैं, तो हम देख सकते हैं कि एक कल्चरल कंटिन्यूटी है. फॉर एग्जाम्पल आज भी लेडीज मांग में सिंदूर लगाती है. अगर आप हरप्पा में देखेंगे तो वहाँ पर स्टैच्यूज मिले हैं, फीमेल स्टैच्यूज जिनके मांग में सिंदूर है. आज भी मंदिरों में शिवलिंग की पूजा होती है. अब भी वहाँ पे भी 5,000 साल पहले होते थे. तो ये सब जो कल्चरल ट्रेट्स हमें मिलते हैं आज, वो ऑलमोस्ट 10,000 साल से कंटिन्यू हो रहे हैं. और हमने अभी आर्कियोलॉजी तो शुरू भी नहीं की है. हज़ारों साइट्स हमने एक्सप्लोर नहीं किए. तो इट इज़ पॉसिबल कि एक्चुअली अपना सिविलाइजेशन का आर्कियोलॉजिकल रिकॉर्ड एटलीस्ट 10, 15, 20,000 साल जा सकता है इन द पास्ट. और वो हमें पता भी नहीं है अभी. हमें पता भी नहीं है अभी.